Hello, dear students. Today I am going to discuss function. Function is also a very important topic for your examination of you. From function, you have to know two types of things. One, if function is 1 onto, then you will say function is invertible. And second, composition of function. This is only two topics are in your syllabus for class 12. तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं फंक्शन क्या है और कैसे फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। आज मैं अभी यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। वास्तव में फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि फंक्शन एक रिलेशन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं इसको समझाने के लिए बड़ा इजी वे से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट ए है, मैं लिख रहा हूँ। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1 4 9। ठीक, तो आपको पता है कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। जब आप इसको बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो ऐसे में आप हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिखते हैं। जैसे मैं 1 का 1 के साथ लिख दिया 1 1, फिर 1 के 4 के साथ, फिर 1 का 9 के साथ, फिर ऐसे ही 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, ऐसे ही 3 का, फिर 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ और फिर 3 का 9 के साथ। और ऐसे आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब इस पर मैं कुछ रिलेशन बनाने वाला हूँ। एक दो रिलेशन ले करके मैं ये समझा दूंगा कि कौन रिलेशन फंक्शन कहलाता है। फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि रिलेशन का ही एक टाइप है। तो अभी देखते हैं। मैं एक रिलेशन R1 लिख रहा हूँ। इस रिलेशन में एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे ऐसे, जो y इज मल्टीपल ऑफ x। क्या बोला गया? y इज मल्टीपल ऑफ x वेयर x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग टू सेट B। x सेट A से होगा इस ऑर्डर पेयर का और y सेट B से होगा। ऐसे में मैंने क्या किया, एक रिलेशन सपोज कर लिया। अब देखते हैं कौन से ऑर्डर पेयर इसमें आ रहे हैं जो इसको फॉलो करने वाले हैं। y इज मल्टीपल ऑफ x, मतलब ये कि सेकेंड, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 का मल्टीपल 1 होता है, ये इसमें आ जाएगा 1 1। फिर 1 का मल्टीपल 4 भी होता है, ये भी आ जाएगा। फिर 1 का मल्टीपल 9 होता है, ये भी आ जाएगा। 2 का मल्टीपल 1 नहीं होता है, ये नहीं आएगा। 2 का मल्टीपल 4 होता है, ये 2 4 ऑर्डर पेयर भी इसमें आ जाएगा। 2 9 नहीं आएगा, 2 का मल्टीपल 9 नहीं है। 3 1 नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 नहीं है। 3 2 नहीं होगा, 3 का मल्टीपल 2 नहीं है। 3 9 ये होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 है। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब इसमें ज़रा ध्यान से ये देखने वाली चीज़ है कि एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं। जैसे देखा जाए 1, इसको मैं एलिमेंट का और दूसरे वाले को इमेज बोलूँगा। ठीक, तो 1 का इमेज यहाँ 1 दिख रहा है, 1 का इमेज 4 दिख रहा है, 1 का इमेज 9 दिख रहा है। तो ये एक रिलेशन है
लेकिन इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि केवल वही रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे जिसमें हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आता हो। एक ही एलिमेंट का कई इमेज न आता हो तो ऐसे सेट को, ऐसे ऑर्डर पेयर या ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन में रखेंगे। अब दूसरा जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं दूसरा एक रिलेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूँ R2। ये है एक्स वाई टाइप के वो ऑर्डर पेयर जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से आते हैं, जहाँ पे x सेट A से लेना होगा और y सेट B से रहेगा। तो ये एक रिलेशन है, इसको मैं लिख रहा हूँ। इस रिलेशन की क्या विशेषता है? x का स्क्वायर करें तो y आ जाए, यानी कि पहले का स्क्वायर करें, इस ऑर्डर हर एक ऑर्डर पेयर के पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के बराबर हो, यानी कि नो पहले वाले का स्क्वायर करें तो दूसरा नंबर आ जाए। ये आप समझिए कि ये एक दूसरा रिलेशन है जिसके नियम ये है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आने वाले हैं? देखिए, 1 का x का स्क्वायर y है, यानी कि ये x है, पहला x है ऑर्डर पेयर में, दूसरा y है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये इसमें आ जाएगा 1 1। फिर अगला देखिए, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें से देखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 है तो ये तो 1 1 आ गया यहाँ। फिर 1 का स्क्वायर 4 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये ऑर्डर पेयर भी इसमें आप रख लेंगे, 2 4 इसमें आ जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे आप बढ़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 9 इसमें आ जाएगा। अब जो आप ये रिलेशन R2 देख रहे हैं, ये एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों फंक्शन कहलाएगा? देखिए जरा, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो पहली बात। अब दूसरी बात, एक और कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तब जाकर के ये फंक्शन कहलाएगा। अब दूसरा क्या है? इसमें देखिए, A क्रॉस B जब आपने लिखा तो A क्या है? डोमेन सेट है। A में डोमेन सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो हर एक का इमेज यहाँ दिख रहा है, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, हर एक एलिमेंट का इमेज है। और दूसरा, हर एक एलिमेंट का इमेज सिंगल इमेज होना चाहिए, डिफरेंट सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे में हर एक का इमेज भी मौजूद दिख रहा है इस सेट में, और डिफरेंट इमेज भी दिख रहा है। तो ऐसे में यह एक फंक्शन है। अगर इसको मैं एक डायग्राम से आपको दिखाऊं तो आप ऐसे समझिए, ये बात कहा जा रहा है कि ये हमने सेट A लिख दिया और ये सेट B लिख दिया, ये A हो गया और ये हमने B लिख दिया। इनके बीच सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट B में एलिमेंट है 1 4 9। आप देखिए, 1 का इमेज 1 है, ऊपर वाला रिलेशन R2 के लिए है ये फिगर, और 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हर एक एलिमेंट का इमेज है और सिंगल इमेज है। तो ऐसे में R2 एक फंक्शन है, जबकि R1 एक फंक्शन नहीं है, यह केवल रिलेशन है। तो वास्तव में डिफिनीशन में क्या निकल के आया? डिफिनीशन में निकल के आया कि फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। अ रिलेशन इज फंक्शन इफ every element of domain have image, and second, every element should have
डिफरेंट सिंगल इमेज। तो आप दो बातें कहेंगे कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और सबका सिंगल इमेज होना चाहिए। तो यही फंक्शन का डिफिनीशन हुआ। तो फंक्शन के डिफिनीशन में क्या लिखेंगे आप? एक फंक्शन का डिफिनीशन में आप लिखेंगे फंक्शन अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन इफ, क्या मैं लिख दूं फंक्शन का डिफिनीशन में? फंक्शन is a relation. Function is a relation if and only if every element of domain have image and single different image। तो डिफिनेशन में यही निकल के आया कि हर एक एलिमेंट का डोमेन का इमेज होना चाहिए और दूसरा सिंगल इमेज होना चाहिए। तो हम इसको फंक्शन कहेंगे। अब फंक्शन में आपको इन्वर्टिबल दिखाना होता है, पेपर में आता है इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? इन्वर्टिबल का मतलब है कि अगर किसी रिलेशन का हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है तो वो सिंगल और डिफरेंट है, तो ऐसे में कहेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है। क्या बोला गया? ये फंक्शन 1-1 है। और दूसरी बात कि अगर रेंज का डोमेन और रेंज 2 होता है। अब आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ वही चीज़ फिर समझाने के लिए। तो अभी मैंने लिखा है सेट ए और ये सेट बी में लिखा था। यहाँ था 1 2 3, यहाँ था 1 4 9। और अभी आपने देखा कि हर एक का ये इमेज था, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 और 1 का इमेज 1। तो ऐसे में हर एक का इमेज है और सबका सिंगल इमेज है। तो ऐसे में इधर से ए डोमेन हो गया और बी इसका रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज में डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि सिंगल इमेज होना चाहिए। तो इमेज भी है और सिंगल इमेज भी है। अब तो अगर ऐसा है तो आप इसको कहेंगे कि 1-1 है। क्या है? ये 1-1 है। दूसरी बात एक और आती है चीज़ ऑन्टो, क्योंकि आपको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए 1-1 और ऑन्टो दोनों दिखाना होता है। तो ऑन्टो दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? अब देखिए रेंज ये जो है इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में न हो। जैसे 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है। तो अभी तक तो इधर से भी हर एक का प्री इमेज मिल रहा है, तो ये ऑन्टो भी है। 1-1 इस यहाँ से देखा गया है कि हर एक एलिमेंट का इमेज है और सिंगल इमेज है। ए से देखा डोमेन से, तो ऐसे में ये 1-1 था। अब मैं ऑन्टो देखने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं इस सेट बी यानी कि रेंज से उल्टा देखना शुरू कर रहा हूँ। सेट बी का एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो सेट बी के यहाँ 3 एलिमेंट हैं
149 सबका प्री इमेज यहाँ है, तो ऐसे में ये ऑन भी है। अगर ऐसा हो जाता कि इस बी में एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा होता, तो अब एक्स्ट्रा हो जाता और वो इसके ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होता, तो फिर क्या दिक्कत आने वाली है? तब आप कहेंगे कि ये 1 तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें एक और एलिमेंट लिख रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। मैं सपोज किया कि इसमें 6 इसमें डाल दिया, 6 एलिमेंट मैंने इसमें और लिख दिया बी में। अब 1 तो यह है लेकिन ऑन्टो नहीं है, क्योंकि 6 का प्री इमेज नहीं है। और 1 क्यों है? क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज है और सिंगल इमेज है, इसलिए 1 है। ये फंक्शन 1 है, लेकिन ये फंक्शन ऑन्टो नहीं है। अगर ये 6 नहीं होता, या दूसरे शब्दों में 6 का कोई और एक प्री इमेज इसमें होता सेट ए में, तो हम कहते ये फंक्शन 1 है और साथ में ऑन्टो भी हो गया। तो 1 और ऑन्टो होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो भाई? जैसे बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए, तो यानी कि ऑन्टो अगर है और हर एक का प्री इमेज मिल जा रहा है, तो ऐसे में हम ये कहेंगे क्या कि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जा रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में हर बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर है, तो कह देंगे कि 1 का इन्वर्स 1 है, 4 का इन्वर्स 2 है, 9 का इन्वर्स 3 है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 का कोई इन्वर्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो यानी कि हर एक का इन्वर्स मिलनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि सेट बी और सेट ए के बीच जो ये फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये फंक्शन डिफाइंड कैसे है? अगर देखें आप इसको, तो वहाँ रिलेशन में मैंने लिखा था कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 मिल गया, 2 रखा 4 मिल गया, एफ की वैल्यू 3 रखा यहाँ पे 9 मिल गया। तो आप कहेंगे क्या कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9 मिल रहा है। तो ये फंक्शन, और अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है और 9 का प्री इमेज 3 है। यानी कि अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, एफ इनवर्स 1 इक्वल टू 1, दूसरा एफ इनवर्स 4 इक्वल टू 2 और एफ इनवर्स 9 इक्वल टू 3। तो अगर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है या प्री इमेज है, तो अब कहेंगे कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब ये फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, ये फंक्शन 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसलिए ये इन्वर्टिबल है। तो ये तो डिफिनीशन में आ गया। अब आप इसको शो कैसे करते हैं कि ये फंक्शन 1 इन्वर्टिबल है, 1 और ऑन्टो है, तो इन्वर्टिबल आप दिखाते कैसे हैं? इसके लिए आपको बताने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूं। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखाने वाला हूं, डिफिनीशन तो बहुत आपके बुक में है, मैं केवल उसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे एक फंक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं समझाने के लिए। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4,
3x+4। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि f ये फंक्शन f जो है डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बाई fx = 3x+4। अब इसको हमको दिखाना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक, और इन्वर्स पता करना है, फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम 1 1 दिखाते कैसे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं 1 1। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 1 1 आप दिखाने जा रहे हैं। आपके बुक में यही मेथड दिया है, तो इसको मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ। कई मेथड है दिखाने के, लेकिन ये एक आपके बुक में हमेशा दिया हुआ है, तो इस मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो आइए, 1 1 दिखाने का क्या मतलब है, मुझे ये दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है, यही दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट मान लेंगे x1 और x2 दो एलिमेंट हैं रेंज के अंदर, यहाँ से रेंज से मैं ले रहा हूँ n से, दो एलिमेंट है। लेकिन जब इनका इमेज निकाला गया है तो इमेज दोनों बराबर हो गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि सेट A और सेट B है, सेट A से मैंने दो डिफरेंट इमेज लिया, तो ये केस कहने का मतलब हो गया कि इसमें x1 और x2 है, और जब मैं इसको सॉल्व किया f1 और f2 मिल रहा है, fx1 और fx2 दो एलिमेंट हमको मिलेगा। भाई x1 का इमेज fx1 और x2 का fx2 हमको मिलेगा। अब हुआ क्या कि ये इमेज दोनों इक्वल हो गए, इक्वल है। तो अगर इमेज इक्वल हो गए तब तो ये हो जाएगा भाई कि अगर इमेज इक्वल हो गए तो इन दोनों का इमेज सेम ही हो गया, तभी 1 1 तो रहने गया, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको इसके मैथ के लॉजिक को यूज करना है कि अगर इमेज इक्वल हो गए तो ये x1 x2 भी इक्वल ही है, यानी कि हर एक का सिंगल इमेज तब रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस लॉजिक को हम यूज करने वाले हैं इसमें। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इमेज दोनों बराबर कर लिया। अब इमेज अगर इक्वल है तो x1 x2 इस फंक्शन में रख के सॉल्व कीजिए। ये इमेज आया कैसे होगा, इसमें x1 की वैल्यू रखा गया होगा 3x1 + 4 और इसमें 3x2 + 4, इसको और इसको सॉल्व करने से ये दोनों इमेज आए होंगे। तो यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जब इमेज ये बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर ही है डोमेन से। तो आइए देखते हैं, ऐसे में आप सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए 4 को ट्रांसफ़र करेंगे, 4 खत्म समाप्त हो जाएगा। 3x1 = 3x2 ये आपको मिला। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर आप लेकर आइए 3x1 - 3x2 = 0। ये 3 आपको कॉमन मिल जाएगा, x1 - x2 = 0। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर मल्टीपल हो तो आप उनको एक तरफ पहले ट्रांसफ़र कीजिए और राइट साइड में 0 बनाइए, फैक्टर बनाइए, फिर जाकर के डिसाइड कीजिए फैक्टर्स को 0 करके कि ये x1 = x2 बना पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 3 × x1 - x2 है तो 3 तो 0 है नहीं, इसका मतलब है कि x1 - x2 ही 0 के बराबर है। तो ऐसे में x1 = x2 हमको मिल गया। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब हमने एलिमेंट डिफरेंट माना है और इसका इमेज जब सेम मान लिया, तो सेम अगर इमेज है तो सॉल्व किया तो एलिमेंट भी सेम ही आ गया। इसी से अब लॉजिक सेट करिए आप
कि अगर इमेज डिफरेंट होते डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ऐसे में ये 1 1 कैसे रहता, नहीं रहता। तो ऐसे में अगर इमेज बराबर है तो हमने सॉल्व करके दिखाया कि एलिमेंट भी एक ही है, बराबर ही है, यानी कि एक एलिमेंट का एक इमेज दिखा रहा है। तो इसी से तो पता चलेगा कि ये फंक्शन 1 1 है। तो ये एक इसका सॉल्व करने का तरीका है 1 1 के लिए। आपको एलिमेंट मानने होते हैं डोमेन में से, और उन दोनों को रखने के बाद सपोज करते हैं कि इमेज दोनों बराबर आ गया। अब दोनों इमेज बराबर हो गया, फिर उसको आप सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व करेंगे लास्ट में x1 x2 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 हो गया। क्या लिखेंगे, f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। अब ऑन्टो कैसे दिखाते हैं, ऑन्टो दिखाने के लिए आपको रेंज में से एलिमेंट उठाना होता है। ऑन्टो का मतलब ही होता है कि रेंज में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा जिसका प्री इमेज नहीं है। तो हम रेंज में से एक आर्बिट्री एलिमेंट उठाएंगे और दिखाएंगे उसका प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तब ये ऑन्टो है। तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऑन्टो को, ये 1 1 का प्रोसेस था, और ऑन्टो का प्रोसेस होगा कि हम एलिमेंट डोमेन में से उठाने वाले हैं। तो ऑन्टो के लिए, ऑन्टो लेट, मान लिया हमने कि y एक एलिमेंट नेचुरल नंबर, इसे रेंज से इधर से मैंने उठा दिया। तो ये y आएगा कैसे, y आया होगा, इसके लिए किसी x को सॉल्व किया गया होगा रेंज में से। तो मान लिया y आया होगा 3x + 4 के सॉल्व करने से, जहाँ पे x कहाँ से, नेचुरल नंबर है लेकिन ये डोमेन में से। तो अब किसी x को सॉल्व करने से ये y आया होगा। तो अब मैं ये दिखाने वाला हूँ कि इसमें से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, तो वो भी नेचुरल नंबर में इस रेंज के अंदर, डोमेन के अंदर आ रहा है। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं ऐसे। तो x को मुझे अलग करना है इसमें, तो y - 4 मैंने लिख दिया और ये लिख दिया 3x। अब x की वैल्यू पता करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y - 4/3 = x। तो x = आपने देखा y - 4/3 आ गया। अब क्या ये हर एक नंबर के लिए अगर y इसमें से ले रहे हैं तो एक प्री इमेज मिल रहा है मुझे, ये मुझे देखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। आप देखिए कि नेचुरल नंबर शुरू होता है कहाँ से, नेचुरल नंबर शुरू होता है 0 से, नहीं 1 से, 1 से शुरू होता है। तो y के लिए एक वैल्यू का रेस्ट्रिक्शन यहाँ हो जाएगा, क्या कि y की वैल्यू अगर आपने 4 से छोटा ले लिया यहाँ, तो ऐसे में ये वैल्यू क्या होगा, 0 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ऐसे में y की वैल्यू >4 होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू >4 होनी चाहिए। तो हर एक वैल्यू के लिए क्या नेचुरल नंबर मिल रहा है, ये देखते हैं। सपोज कीजिए y की वैल्यू मैंने यहाँ 5 रख दिया, 5 एक नेचुरल नंबर है। 5 - 4/3 क्या मिल जाएगा भाई, 1/3, जो कि x की वैल्यू नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं क्या कि y = अगर मैंने 5 रख दिया, तो 5 तो एक नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो इसमें से 5 तो आ ही सकता है इसमें, तो उसका प्री इमेज होना चाहिए इसमें। तो y अगर मैंने 5 रख दिया, तो x हमको क्या मिल जा रहा है भाई, 5 - 4/3, यानी कि यहाँ 1/3 मिल जा रहा है।
तो देखने में ये मिला कि 5 रखने पे नेचुरल नंबर x नहीं आया, आना चाहिए था नेचुरल नंबर, तभी तो ये ऑन्टो होता। यहाँ पे मैंने देखिए y इक्वल टू एक और वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ, सपोज कीजिए 6 मैंने ले लिया, तो ऐसे में x इक्वल टू 6 माइनस 4/3 यानी कि ये 2/3 मिल गया, ये भी नेचुरल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी तो नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसके हर एक एलिमेंट का इमेज तो नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे x के प्लेस पे तो मिलेगा, तो ये 1 1 तो प्रूफ हो गया। और ऑन्टो में क्या था कि इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो इसमें तो देखने को ये मिला कि 5 और 6 जैसे एलिमेंट का मैं अगर इसमें से ले रहा हूँ तो उसके लिए नेचुरल नंबर x की वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये ऑन्टो नहीं है। तो ऑन्टो नहीं है तो क्या लिख देंगे आप, f इज नॉट ऑन्टो। अब ऑन्टो नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन्टो दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ तो आप कहेंगे क्या, f इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल, f फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। और सपोज कीजिए अगर इन्वर्टिबल हो जाता तो x वास्तव में क्या होता भाई, y का प्री इमेज होता। बात समझ में आ रहा है ना, x ये y का प्री इमेज होता। तब आप लिख देते x को, क्या लिख देते आप, x को लिख देते आप कि f इनवर्स y इक्वल टू दिस। ठीक, आप लिख देते f इनवर्स y इक्वल टू दिस x को, लेकिन यहाँ है नहीं, तो आप देखेंगे ये इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे f इनवर्स y नहीं बता रहा है, किसको, y माइनस 4/3 इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये है किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन्टो दिखाना। अभी ये एक सिंपल क्वेश्चन था, एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं लूँगा और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा।